वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप एंड डिसेबिलिटी। इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम लोग ICF मॉडल को भी कवर करेंगे। बेसिकली काफ़ी क्लोजली टर्म है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। समटाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर आपने मेरी वीडियो सही से देखी तो आइंदा आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के अंदर। बेसिकली जो इम्पेयरमेंट है, WHO ने 1980 में बेसिकली डेफिनेशन दिया है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के लिए। बेसिकली जो WHO है उनका कहना है कि इम्पेयरमेंट मतलब किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी। अब वो एबनॉर्मलिटी साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो। अब जहाँ तक साइकोलॉजिकल की बात आप कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं मानसिक से है, और फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फंक्शनल से है, और एनाटॉमिकल की अगर बात करें तो हम स्ट्रक्चर से है। तो इट मीन्स कि किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होना, किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होना बेसिकली इम्पेयरमेंट कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो इस इम्पेयरमेंट के नतीजे में या इस इम्पेयरमेंट के परिणाम स्वरूप अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में लिमिटेड हो जाते हैं हम, अगर रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है तो उसको हम लोग बेसिकली डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी कि डिसेबिलिटी इज अ कंडीशंस और लैक ऑफ क्या कहते हैं, या रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, या लिमिटेशंस ऑफ फंक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट। यानी कि इम्पेयरमेंट के नतीजे में अगर आपको किसी भी तरीके की फंक्शंस करने में परेशानी होती है, किसी भी तरीके की आपकी फंक्शनल लॉस हो जाती है, या जो नॉर्मल लोग काम कर सकते हैं अगर वो काम हम नहीं कर पाते हैं विद इन रेंज में, तो इस कंडीशंस को बेसिकली डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि डिसेबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द फंक्शनल एबिलिटी, है ना। तो इम्पेयरमेंट जो है कि वो सिर्फ हमारे अंदर किसी भी तरीके की जो है कि साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो है स्ट्रक्चर या फंक्शनल लॉस होगा बेसिकली। और जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के कंडीशन में बेसिकली क्या होगा कि डिसेबिलिटी के कंडीशंस में क्या होगा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे अंदर आ जाएगा उस इम्पेयरमेंट के नतीजे में, उस इम्पेयरमेंट के क्या कहते हैं परिणाम स्वरूप। और हैंडीकैप भी बेसिकली एक ऐसा ही टर्म है, डिसेबिलिटी जैसा ही है, लेकिन हैंडीकैप एक बेसिकली सोशल टर्म है। ये साइकोलॉजिकल या इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं है, एक सोशल टर्म है। और इस सोशल टर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के नतीजे में या के परिणाम स्वरूप या इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के रिजल्ट में वो बेसिकली क्या करता है कि जो उसका सोसाइटी में रोल है या उसका जो घर में रोल है उसको अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशंस को बेसिकली हम लोग हैंडीकैप कहते हैं, है ना। सो हैंडीकैप बेसिकली एक सोशल टर्म है, और हैंडीकैप जो होता है वो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के नतीजे में आता है, जो कि हमारे रोल को फुलफिल करने में रोकता है या लिमिटेड पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई किसी का हस्बैंड है और वो हस्बैंड होने का रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई किसी का फादर्स का रोल होने का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसी तरीके से कोई टीचर्स है, टीचर्स होने का रोल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम लोग हैंडीकैप कहेंगे। यानी कि इम्पेयरमेंट सिर्फ किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज या साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल हो, और डिसेबिलिटीज उसी इम्पेयरमेंट के नतीजे में अगर आपका फंक्शनल लिमिट हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है उसमें, तो वो आपका क्या कहते हैं कि डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल आपकी ये उंगली नहीं, ये इम्पेयरमेंट है, लेकिन इस उंगली ना होने की वजह से अब हम लिख नहीं पा रहे हैं या पढ़ा नहीं पा रहे हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो यही चीज डिसेबिलिटी में बदल जाएगा। और इसी इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के नतीजे में अगर हम कोई सोशल रोल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमारा जो सोसाइटी के अंदर रोल्स है या सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में अगर हमारा जो रोल है हम उसको परफॉर्म अगर नहीं कर पाते हैं तो वो बेसिकली हैंडीकैप कहलाता है ना। और जो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी है
वो बेसिकली टेम्पोरली भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इस टर्म को याद रखिएगा कि इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी टेम्पोररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और रिग्रेसिव भी हो सकता है ना। सो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में भी टेम्पोररी, परमानेंट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में बेसिकली आईसीएफ मॉडल की। आईसीएफ मॉडल, जिसका पूरा नाम द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको शॉर्ट में हम लोग आईसीएफ मॉडल कहते हैं। बेसिकली आईसीएफ मॉडल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन है किसी के हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डिस्क्राइब करने की, है ना। सो जो आईसीएफ मॉडल है, वो आईसीएफ मॉडल क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक फ्रेमवर्क है किसी के हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो आईसीएफ मॉडल है, इसको सबसे पहले 1980 में WHO ने ट्रायल पर्पस से बेसिकली लॉन्च किया था 1980 में, है ना। ये आईसीएफ मॉडल एक मल्टीपर्पस क्लासिफिकेशन है, जहां पे हम किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट मेजरमेंट करते हैं और कंप्लीट मेजरमेंट करके उसकी डिसेबिलिटी के परसेंटेज तय करते हैं बेसिकली, है ना। सो किसी के भी हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड डोमेन को क्लासिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए, परसेंटेज देने के लिए आईसीएफ मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अब जो विकलांग का सर्टिफिकेट बनता है उसमें परसेंटेज लिखा जाता है, कितना परसेंट विकलांग है ना। तो ये आईसीएफ मॉडल के नतीजे में ही हुआ। पहले ये हुआ करता था कि विकलांग है, किसी का एक उंगली मतलब के आधा कटा हुआ है तो वो भी विकलांग है, और किसी को दोनों हाथ पांव नहीं है तो वो भी विकलांग, सब बराबर विकलांग की कंडीशंस में। लेकिन आईसीएफ मॉडल आने की वजह से परसेंटेज तय होने लगे, तो इससे आसानी हुई कि कौन कितना विकलांग है, किसको कितना प्रिजर्व करने की जरूरत है, किसको कितना ध्यान देने की जरूरत है। तो आईसीएफ मॉडल जो है कि वो बेसिकली WHO ने 1980 में ट्रायल पर्पस से बेसिकली पब्लिश किया था, और ये आईसीएफ मॉडल किसी के हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का ब्रॉड क्लासिफिकेशन करता है, डिसेबिलिटी का मेजरमेंट करता है। आईसीएफ मॉडल में बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी फंक्शंस, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर पाते हैं और कहाँ कहाँ हमारा पार्टिसिपेशन हो पाता, इन तमाम चीज़ों को देखता है, और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है कि वो परसेंटेज हमारी डिसेबिलिटी का जो है कि तय करता है ना। तो जो आईसीएफ मॉडल है उसमें हमारा बॉडी फंक्शंस, उसके साथ साथ एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, तीनों चीज़ देखा जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल को एक्टिविटी परफॉर्म करने में प्रभावित कर सकता है, और फिर उसके नतीजे में ये तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम किसी की डिसेबिलिटी को तय करते हैं। सो आईसीएफ मॉडल जो है वो WHO फ्रेमवर्क है, जिसमें हेल्थ और डिसेबिलिटी की बात की जाती है। ये बेसिकली मेजरमेंट करने की एक पॉलिसी है किसी की भी डिसेबिलिटीज़ को और हेल्थ कंडीशंस को बेसिकली, है ना। ये WHO ने जो बेसिकली आईसीएफ मॉडल दिया था वो पहला ट्रायल प्रोसेस से 1980 में, और फिर फाइनली उन्होंने मई 2001 में बेसिकली ये मॉडल दिया, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हम कर रहे हैं WHO, उनके जरिए से पेश किया गया, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मई 2001 में इसको अडॉप्ट कर ली, और तब से ये पूरी दुनिया में जो है कि आईसीएफ मॉडल अब फंक्शनल है, आईसीएफ मॉडल ही चल रहे हैं, इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो ये जो आईसीएफ मॉडल है, आईसीएफ मॉडल के 3 डायमेंशंस है। पहला, किसी इंडिविजुअल का बॉडी फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। दूसरा कि पहला तो डायमेंशन याद रखिएगा, यही मोस्ट है, यही से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। पहला बॉडी फंक्शन एंड उसके स्ट्रक्चर ऑफ द पीपुल, और उसके बाद दूसरा ये कि पीपुल क्या क्या एक्टिविटी कर पाता है, इंसान क्या क्या एक्टिविटी कर पाता है, और किस किस चीज़ में, किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ में या प्रोग्राम में वो शामिल हो पाता है, पार्टिसिपेट कर पाता है। और तीसरा ये कि कौन कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित
कर सकता है। तो ये 3 डायमेंशन है, जैसा कि हमने डायग्राम के जरिए से भी आपको दिखाने की कोशिश की है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक तरफ हमने बॉडी फंक्शन लिखा है, एक एक्टिविटीज लिखा है और पार्टिसिपेशन लिखा है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स, ये तमाम चीजें कंसीडर की जाती है किसी की डिसेबिलिटी को डिफाइन करने में, किसी की डिसेबिलिटी को तय करने में, और फिर इसके जरिए से हम किसी की डिसेबिलिटीज का परसेंटेज तय करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको जो है कि जो भी लीगल प्रोविजंस है या जो एजुकेशनल राइट्स हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एफिलियंस है वो बेसिकली उसको मिलता है ना। अगर एप्लीकेशंस की बात करें, आईसीएफ मॉडल के एप्लीकेशंस की बात करें, तो आज तमाम सेक्टर में आईसीएफ मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन सेक्टर्स हो, चाहे वो कम्युनिटी केयर सेक्टर्स हो, या इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, या सोशल सिक्योरिटी हो, या एम्प्लॉयमेंट हो, या एजुकेशन हो, या इकोनॉमिक हो, या सोशल पॉलिसी हो, या लेजिस्लेशन हो, या एनवायरमेंटल डिजाइन हो, या मॉडिफिकेशन, इन तमाम पॉलिसी में, इन तमाम चीज़ों में बेसिकली इस आईसीएफ मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि आईसीएफ मॉडल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसी इंडिविजुअल के डिसेबिलिटी का, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है किसी की इंडिविजुअल डिसेबिलिटी का, जो हॉलिस्टिक वे में किसी इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी को देखने का काम जो है कि वो आपका आईसीएफ मॉडल करता है। इसके जो डायमेंशन है वो याद रखिएगा, और साथ ही साथ याद रखना कि पहला वर्जन जो है आईसीएफ मॉडल का 1980 में WHO के जरिए से पब्लिश किया गया था, और फिर फाइनल जो है कि वो मई 2001 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जरिए से अडॉप्ट किया गया, जो कि WHO ने पेश किया था। और इसमें जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन है बेसिकली, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। और ये जो है अभी इन तमाम को इसमें के साथ साथ हम ये भी कंसीडर करते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ पर्सनल फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल की अगर हम बात करें आईसीएफ मॉडल की, तो आईसीएफ मॉडल की 4 प्रिंसिपल होती है और इस प्रिंसिपल को भी याद रखना है। पहला है यूनिवर्सलिटी। आईसीएफ मॉडल किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है, या पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, या पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है। आईसीएफ मॉडल तमाम देश के लिए है और तमाम तरीके की डिसेबिलिटी के लोगों के लिए है, चाहे उसकी डिसेबिलिटी कितनी भी वर्स कंडीशंस में क्यों ना हो, सबके लिए ये आईसीएफ मॉडल है ना। तो ये पहले से कंसीडर नहीं किया कि किसके है किसके नहीं है, तो जितने भी तरीके की डिसेबिलिटीज हैं सबके लिए बेसिकली आईसीएफ मॉडल है, इसीलिए पहला प्रिंसिपल यूनिवर्सलिटी का है। दूसरा पैरिटी का है। दूसरा पैरिटी का मतलब है कि किसी के साथ मतलब जो डिसेबिलिटी है उसको मीनिंग के एतबार से नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। जैसे समटाइम्स पाँव वाले कहते हैं कि पाँव ना होना ज़्यादा दर्द है, हाथ वाले कहते हैं हाथ ना होना ज़्यादा दर्द है। ये सब जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, बेसिकली पैरिटी होनी चाहिए एक्चुअली, है ना। मीनिंग से जज नहीं किया जाना चाहिए कि किस तरीके का डिसेबिलिटीज़ है। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आईसीएफ के अंदर इस तरीके की क्राइटेरिया डाले गए हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज देखने का काम करता है बेसिकली, किसी इंडिविजुअल का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की चीजों को देखने की कोशिश करता है, ताकि किसी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके, किसी की डिसेबिलिटीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो बेसिकली न्यूट्रलिटी का मतलब यह है कि इस तरीके से हम क्राइटेरिया तय करें, इस तरीके से डिफाइन करें, इस तरीके से न्यूट्रल लैंग्वेज में हम डिफाइन करें कि जो डिसेबिलिटीज़ है उसका नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों बेसिकली मेजर किया जा सके, दोनों देखा जा सके। और एक है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जब भी आप किसी की डिसेबिलिटी को तय कीजिए, किसी को डिसेबिलिटी दीजिए, या किसी का डिसेबिलिटीज़ का परसेंटेज तय कीजिए या मेजर कीजिए, तो याद ये भी रखना है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो बेसिकली उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम किसी की डिसेबिलिटीज़ का परसेंटेज तय करेंगे, और इसी को तय करने के लिए आपका आईसीएफ मॉडल आया है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको देख लेंगे। साथ ही साथ कोई अगर दूसरी टॉपिक भी आपको अगर पढ़नी है तो आप मुझे सजेस्ट कर दें, तो मैं उस पर भी वीडियो आपको बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।